हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है या फिर इससे रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो टर्म्स यूज होंगे वो आपको MCQs में भी देखने को मिल सकते हैं। और इससे पहले हम लोग सारे वीडियोज को सीरीज में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और निमेक फिनोमेना, पोलन के 10 ट्राइफीन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। और आपको ये सारे टॉपिक्स हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सीक्वेंशियली अरेंज हैं वो। और आपको जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो आप वहां जाकर इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लावर के बारे में। फ्लावर बेसिकली एक हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाती है। अब फ्लावर में आपको बहुत सारे वर्ल्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैलिक्स है, करोला है, एंड्रूशियम है एंड गाइनोशियम है। तो जो इनरमोस्ट वर्ल होता है फ्लावर का वो होता है गाइनोशियम, और यहाँ पर ये है इनरमोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल, और इसको मेगास्पोरोफिल के इक्विवेलेंट माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे MCQ पूछा जा सकता है। पिस्टल और कार्पल इज इक्विवेलेंट टू अ मेगास्पोरोफिल। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो पिस्टल या कार्पल है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। बेस पर आपको बेसल स्वोलन पार्ट दिखाई देता है जिसमें कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एंड ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू अ मेगास्पोरेंजियम। ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये भी MCQ में पूछा जाता है। तो ओवरी बेसल स्वोलन पार्ट है जिसमें कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपको एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि है स्टाइल, और टिप पर आपको दिखाई देता है स्टिग्मा जो कि है टर्मिनल एंड स्टाइल का, जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं। तो बेसिकली जो पिस्टल या जो कार्पल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और पिस्टल और कार्पल में भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ फ्लावर्स में सिर्फ एक ही पिस्टल या कार्पल प्रेजेंट होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी कंडीशन, जिसमें कि गाइनोशियम विथ अ सिंगल पिस्टल होता है। और कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट होती है, तो उस कंडीशन को हम मल्टी कार्पेलरी कंडीशन कहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारे केसेस में। कहीं कहीं पर आपको बाई कार्पेलरी कंडीशन देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर आपको पेंटा कार्पेलरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर कार्पल्स फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन, और अगर ये जो कार्पल्स हैं ये फ्री फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल के बारे में। तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो वहाँ पर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जो ओव्यूल टाइप है उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन ओव्यूल होता है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर को ही देखेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ पोर्शंस देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल कहाँ पर अटैच रहता है, ये ओव्यूल आपको ओवरी वाले रीजन में देखने को मिलता है, और ओवरी वाले रीजन में भी ये एक पोर्शन पर कनेक्टेड रहता है जो कि है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ये पूरा जो ओव्यूल है ये अटैच रहता है बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। तो ये जो फ्यूनिकल है ये प्लेसेंटा से अटैच रहता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वस्कुलर स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है जो कि क्या करता है, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिल रहा है जो कि है हाइलम। तो यहाँ पर हाइलम बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से ओव्यूल की मेन बॉडी और ये जो फ्यूनिकल है ये कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है
हाइलम, इसको हम कह सकते हैं द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्टॉक विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज द हाइलम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल की मेन बॉडी है, और ओव्यूल की मेन बॉडी इस स्टॉक से जिस पॉइंट पर कनेक्टेड है वो पॉइंट हमारा हाइलम है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है जो कि है रैफ। ये आपको देखने को मिलता है इन्वर्टेड ओव्यूल के केस में, यानी कि ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसे हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं, और इसके केस में आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई देता है जो कि है रैफ। और यहाँ पर क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में ये जो फ्यूनिकल वाला पोर्शन है यही आगे एक्सटेंड होकर ओव्यूल की मेन बॉडी से फ्यूज हो जाता है और एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम कहते हैं रैफ। तो आपको ये इन्वर्टेड ओव्यूल के केस में देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि रैफ क्या है। बेसिकली ये क्या है, ये एक्सटेंशन है यहाँ पर इस स्टॉक का, और ये आपको इन्वर्टेड ओव्यूल यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें और पोर्शंस की, तो ये जो ओव्यूल की मेन बॉडी है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ओव्यूल की मेन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है वो है न्यूसेलस। न्यूसेलस बेसिकली जो है ओव्यूल की मेन बॉडी बनाता है, और ये दो कोर्ड्स से सराउंडेड रहता है। जनरली दो या एक कोर्ड से ये सराउंडेड रहता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। जब यहाँ पर दो कोर्ड्स या दो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम बाइटेग्मिक कंडीशन कहते हैं। जब सिर्फ एक ही इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता है तो उसे हम यूनिटेग्मिक कंडीशन कहते हैं, और कहीं कहीं पर इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट भी रहते हैं तो उस कंडीशन को हम एटेग्मिक कंडीशन भी कहते हैं। तो आपको इंटीग्यूमेंट्स के केस में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ओव्यूल की मेन बॉडी में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूसेलस, जिसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सेंटर में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं इम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखिएगा कौन कौन से टर्म्स अभी तक हमने देखे। पिस्टल और कार्पल इज इक्विवेलेंट टू अ मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल की अगर हम बात करें तो ओव्यूल यहाँ पर है मेगास्पोरेंजियम, और इसके साथ साथ इम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें तो इम्ब्रियो सैक यहाँ पर क्या है, इम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। इम्ब्रियो सैक यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है इसको अगर हम जूम इन करें तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देगा। और इम्ब्रियो सैक के भी कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन इम्ब्रियो सैक होता है वो होता है पॉलीगोनम टाइप इम्ब्रियो सैक, जिसमें आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है, जैसा कि हम निमेक फिनोमेना वाले वीडियो में भी इसको डिटेल में देख चुके थे। तो यहाँ पर इम्ब्रियो सैक बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कि आपको न्यूसेलस वाले रीजन में इम्बेडेड दिखाई देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंटीग्यूमेंट्स हैं, इंटीग्यूमेंट्स पूरी तरीके से न्यूसेलस को कवर नहीं कर रही हैं। एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स न्यूसेलस वाले पोर्शन को कवर नहीं करती हैं, और वो पॉइंट जो बनता है, जो पोर बनता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली जो पोलन ट्यूब है वो इसी रास्ते से अंदर जाती है, ओव्यूल के अंदर पेनिट्रेट करती है। और इसके साथ साथ जो माइक्रोपाइल है वो जब सीड बन जाता है तो सीड में भी माइक्रोपाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये सीड के जर्मिनेशन के वक्त वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है, और इसके साथ साथ गैसियस एक्सचेंज में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सीड में भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इंटीग्यूमेंट और न्यूसेलस का जो जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर एक पोर्शन दिखाई देता है जो कि है चलाजा, और ये आपको माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर देखने को मिलता है। तो ये है बेसिकली ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जो कि एक एनाट्रोपस ओव्यूल है और जिसमें आपको इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इम्ब्रियो सैक की, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और इम्ब्रियो सैक जो
होता है, जो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक होता है, जिसे हम पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर कॉमन केसेस में आपको देखने को मिलता है, उसमें आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, जो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें आपको 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। अब कैसे कैसे आपको यहाँ पर हम बताते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर की ओर 3 सेल्स दिखाई देते हैं, जो कि है एंटीपोडल सेल्स। नीचे की तरफ आपको 2 सेल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड सेल, और सिनर्जिड सेल में भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। अभी हम इसके फंक्शंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपैरेटस देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस के साथ एग भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर एग और सिनर्जिड सेल को दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग अपैरेटस। सेंटर में आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो किस तरीके से आपको यहाँ पर 7 सेल्स देखने को मिल रहे हैं। एंटीपोडल के यहाँ पर 3, 1 2 3 4 5 6 सेल तो ये हो गए। उसके बाद ये जो सेंटर में एक सेल है, इसे भी हम काउंट करते हैं, ये है सेंट्रल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 7 सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और न्यूक्लियस को अगर आप काउंट करो तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पोलर न्यूक्लियाई के 2 न्यूक्लियस जोड़कर आपको यहाँ पर टोटल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है नॉर्मल जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो एम्ब्रियो सैक है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वहां पर आपको इन सेल्स में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, बट जो जनरल या कॉमन कंडीशन होती है वो यही होती है। और इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सो आपको हमने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया, ओव्यूल का सारे टर्म्स भी समझा दिए हैं। अब आप यहाँ पर देख लो कि कंटेंट में आपको किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। तो द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ सिलेंडर स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। ठीक है, इसके बाद हाइलम, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्टॉक विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। यानी कि वो जो स्टॉक है, यानी कि जो फ्यूनिकल है, वो जिस पॉइंट पर ओव्यूल की मेन बॉडी से कनेक्टेड होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। ठीक, उसके बाद रैफ, इन एन इन्वर्टेड ओव्यूल द फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ रिज नोन एज रैफ। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्वर्टेड ओव्यूल के केस में फ्यूनिकल ओव्यूल की मेन बॉडी से फ्यूज कर जाता है और एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं रैफ। अब हम बात कर लेते हैं न्यूसेलस की। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो मेन बॉडी है उसमें आपको न्यूसेलस ही मेनली देखने को मिलता है। सो द न्यूसेलस मेक्स द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड मे बी सराउंडेड बाय 2 कोट्स नोन एज इंटीग्यूमेंट्स। यहाँ पर ये जो कोट्स है इनका नंबर वेरी कर सकता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि यूनिटेगमिक कंडीशन, बाईटेगमिक कंडीशन या फिर एटेगमिक कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ये जो न्यूसेलस है इससे रिलेटेड 2 टर्म्स और हैं, क्रेसी न्यूसिलेट और टेन्यू न्यूसिलेट। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आपको बताए दे रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स यहाँ पर न्यूसेलस से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ जो न्यूसेलस होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, ये डिप्लॉइड कंडीशन में होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको? एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं इंटीगुमेंट्स की। तो बेसिकली क्या है, न्यूसेलस को सराउंड करते हुए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट रहती है जिसे हम कहते हैं इंटीगुमेंट्स, और ये प्रेजेंट भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं, जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। न्यूसेलस का मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो सैक को। इंटीगुमेंट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हम ओव्यूल को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटीगुमेंट्स, देयर प्रेजेंस और एब्सेंस, ओव्यूल कैन बी क्लासिफाइड
इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ओव्यूल को यहाँ पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिटेग्मिक, बाइटेग्मिक एंड एटेग्मिक टाइप में। तो ये जो यूनिटेग्मिक टाइप है इसमें आपको एक इंटीग्यूमेंट देखने को मिलता है, और अगर हम बात करें तो आपको ये जिम्नोस्पर्म्स के केस में देखने को मिलता है। और अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको कॉमनली ये सिम्पेटलस डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे डाइकॉट्स जिनमें आपको गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। गैमोपेटलस कंडीशन क्या होती है? जहां पर जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, उस कंडीशन को हम गैमोपेटलस कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे डाइकॉट्स जिसमें आपको गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, ज्यादातर केसेस में आपको उनके ओव्यूल में एक इंटीग्यूमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बाइटेग्मिक कंडीशन की तो ये आपको जिम्नोस्पर्म्स के एक ऑर्डर नीटेल्स में देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की तो एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको ये पॉलीपेटलस डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, यानी कि ऐसे डाइकॉट्स जिसमें जो पेटल्स होते हैं वो फ्री कंडीशन में होते हैं, फ्री होते हैं। और मोनोकॉट्स के केस में भी आपको जनरली बाइटेग्मिक कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकता हो आपको देखने को मिले, बट ज्यादातर जो कॉमन कंडीशंस है वो यही हैं। इसके साथ साथ कभी कभी होता है कि कुछ ओव्यूल्स में जो इंटीग्यूमेंट होता है वो एब्सेंट होता है, और ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। ये आपको देखने को मिलती है लोरेंथस में, सैंटेलम में, ऑक्सैलेक्स में और लिरियोसीमा में। ये कंडीशंस आपको यहाँ पर एटेग्मिक कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछा गया है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स में आपको एक थर्ड इंटीग्यूमेंट भी देखने को मिलता है, तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑब्टूरेटर है और पेरिस्पर्म है, इंडोथीलियम है, थर्ड इंटीग्यूमेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी यहाँ पर रह गए हैं उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनसे अलग अलग शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम अलग डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अब हम देख लेते हैं माइक्रोपाइल। जैसा कि हमने आपको बताया कि द इंटीग्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट एट द एपेक्स ऑफ ओव्यूल फॉर्मिंग अ पोर कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ये जो कंडीशन है ये आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो ओव्यूल के एपेक्स पर इनकम्प्लीट होती हैं और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल यानी कि जो सीधा वाला ओव्यूल होता है उसमें आपको माइक्रोपाइल ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो ये डेफिनेशन बेसिकली ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के रेफरेंस में जा रही है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन दी है। इंटीग्यूमेंट्स इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट अ पॉइंट वेयर अ स्मॉल ओपनिंग इज लेफ्ट एंड इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। इसको आप जनरल सेंस में किसी भी ओव्यूल के केस में देख सकते हो। तो इंटीग्यूमेंट्स न्यूसेलस के पोर्शन को इनसर्कल करती हैं एक पॉइंट को छोड़कर, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोपाइल, यानी कि कौन कौन सा इंटीग्यूमेंट माइक्रोपाइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है उसके आधार पर आपको यहाँ पर कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक कंडीशन है एम्फीस्टोमल कंडीशन, जिसमें कि क्या होता है, जो माइक्रोपाइल है वो दोनों ही इंटीग्यूमेंट से बना हुआ होता है। एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं इंडोस्टोमल कंडीशन, जिसमें कि इनर इंटीग्यूमेंट माइक्रोपाइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। एक कंडीशन है जो कि है एक्सोस्टोमल कंडीशन, जिसमें कि आउटर इंटीग्यूमेंट माइक्रोपाइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। और एक कंडीशन है यूनिस्टोमल कंडीशन, जिसमें कि सिर्फ एक इंटीग्यूमेंट ही माइक्रोपाइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये आपको यूनिटेग्मिक ओव्यूल के केस में देखने को मिलती है, जहां पर सिर्फ एक इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता है और उस केस में जो माइक्रोपाइल बनता है वो उस इंटीग्यूमेंट से बनता है। तो वो कंडीशन होती है यूनिस्टोमल कंडीशन। अब यहाँ पर हम फंक्शंस भी देख लेते हैं माइक्रोपाइल के। तो माइक्रोपाइल के जो फंक्शंस हैं वो अगर हम ओव्यूल के रेफरेंस में देखें तो आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान पोलन ट्यूब की एंट्री ज्यादातर केसेस में माइक्रोपाइल वाले रीजन से होती है। इसके साथ साथ और भी पोर्शंस है जहां से पोलन ट्यूब इंटर कर सकती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट माइक्रोपाइल भी एक पोर्शन है जहां से पोलन ट्यूब इंटर कर सकती है फर्टिलाइजेशन के दौरान। इसके साथ साथ जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो सीड में भी आपको ये माइक्रोपाइल देखने को मिलता है, और उस केस में इसका फंक्शन होता है कि जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो इस पोर से ही
वाटर एब्जॉर्ब होता है। और इसके साथ साथ जब सीड कंडीशन होती है उस दौरान माइक्रोपाइल वाले पोर्शन से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चेलाजा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इंटीगुमेंट और न्यूसेलर वाले पोर्शन का जो जंक्शन पॉइंट होता है वो होता है चेलाजा, जो कि आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में। और ये पॉइंट जनरली माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक की, तो एम्ब्रियो सैक के बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द लार्ज ओवर सेल लाइंग एम्बेडेड इन द न्यूसेलस towards the micropylar end is called as the embryo sac or female gametophyte. It is usually 7-celled or 8 nucleate in majority of the angiosperms. Polygonum type condition is there. अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है प्लॉइडी लेवल ऑफ मेगास्पोरेंजियम विच इज ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज द एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें प्लॉइडी लेवल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल में जो जो स्ट्रक्चर्स है जैसे कि न्यूसेलस है वो डिप्लॉयड होता है, इंटीगुमेंट्स हैं वो डिप्लॉयड होती है, चेलाजा है वो डिप्लॉयड होता है। ओव्यूल के अंदर आपको एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, हमने आपको बताया कि आपको एग देखने को मिलेगा, ये हैप्लॉइड होता है। सिनर्जिड्स देखने को मिलेंगे, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। एंटीपोडल्स देखने को मिलेंगे, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। इसके साथ साथ जो पोलर न्यूक्लियाई है वो हैप्लॉइड होता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए N+N कंडीशन लिखी जाती है। और ये पोलर न्यूक्लियाई बाद में चलकर फ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए बाद में ये डिप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं। तो जनरली अगर आप देखो तो पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, बट बाद में जाकर ये डिप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं। और दोनों का फ्यूजन का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग प्लांट्स में। इसके साथ साथ जब पोलन ट्यूब के द्वारा 2 मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करते हैं, तो 2 में से एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करता है जो कि हैप्लॉइड है, और एग से फ्यूज करने के बाद उससे बनता है एम्ब्रियो। आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और जो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि फ्यूज कर जाते हैं और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उनसे दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है और बनाता है आगे चलकर इंडोस्पर्म, जो कि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको अलग अलग एम्ब्रियो सैक्स में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पॉलीप्लॉइड कंडीशन लिख रखी है। बट जनरल अगर आप बात करो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक की, तो उसके केस में जो इंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यू अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।